सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अपनी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में मैंने अभी तक आपको 10 वीडियोस दे दिए हैं। उन वीडियोस का प्लेलिस्ट चैनल पे पड़ा हुआ है, पहले आप उन वीडियो को देखेंगे। इसमें जो हम करने जा रहे हैं ये प्रश्नोत्तरी है, यानी जो हमने लास्ट की 2 वीडियो में पढ़ा है उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी को शामिल इसमें किया गया है। और हमारा क्रम पढ़ाई का कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि पहले हम कोई टॉपिक करते हैं, 1-2 लेक्चर्स करते हैं, फिर उनसे संबंधित जितने भी मुख्य प्रश्न होते हैं उनको उनसे अगली वीडियो में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसी क्रम से हम अपने सारे संविधान को कंप्लीट कर देंगे। आइए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 13। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि इससे पहले इसी पीपीटी के 12 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। वो हमारा शायद लेक्चर नंबर 8 था पॉलिटी का। जिसने उसको नहीं देखा देखेंगे, चैनल में बाकायदा बढ़िया से हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है और डेली उसमें 1-2 लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और आपको करंट अफेयर्स हो या जो भी पीडीएफ हो वहाँ पे मिलते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित किस देशी रियासत को, मतलब कि निम्नलिखित किस देशी रियासत को भारतीय संघ में जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था? यानी वो कौन सी देशी रियासत थी जिसे जनमत संग्रह यानी वोटिंग के आधार पे हमारे भारतीय संघ में मिलाया गया था आज़ादी के बाद? तो क्या वो हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, जम्मू कश्मीर थी, या कोई सी भी नहीं? तो जब मैंने आपको इसकी व्याख्या पढ़ाई थी, आप व्याख्या को पढ़ेंगे बढ़िया करके, उसके नोट्स मेंटेन करते चलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। देखो, एक हैदराबाद देशी रियासत थी, इसको तो पुलिस कार्रवाई के बल पे मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया था। और जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। और बीच बीच में मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स देता ही रहता हूँ। देखो, ये जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जूनागढ़ में पहला वर्ण क्या है? इसका जय। और इसका पहला वर्ण क्या है? जनमत संग्रह। यानी जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया जूनागढ़। ये छोटी छोटी अपनी देसी ट्रिक्स होती हैं जो कुछ हद तक चीज़ों को पकड़ने में मदद करती हैं। इसी के साथ देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। देखो, मैंने इसमें सब शामिल कर दिया है। यानी जूनागढ़ जो गुजरात में है, इसको जनमत संग्रह के आधार पर, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, जूनागढ़ हो गई, ये जम्मू कश्मीर हो गई। और हैदराबाद कौन सी थी? हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के बल पर मिलाई गई थी। वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, वो इसमें शामिल नहीं है, कोई नहीं, आप उसको नोट कर लेंगे। देशी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। ठीक है, यानी कि देशी रियासतें जब इनका विलय भारत में हुआ तो किसकी संस्तुतियों पर हुआ? रियासती मंत्रालय की संस्तुतियों पर हुआ था। और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इनकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने पॉलिटी पहले भी पढ़ी होगी, सब चैनल्स पे आप पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन इस तरीके से पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी। प्लीज़ आप समझे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले टॉपिक, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स। तो इसलिए प्लीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ। इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मुख्यमंत्रियों के द्वारा। तो बिल्कुल आप इसको आसानी से बता सकते हैं, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं और इनके बारे में हमें क्या जानना है। देखो इम्पोर्टेंट तथ्य सारे शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 की राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई थी। 1956 के करो इसी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई थी। इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका अध्यक्ष गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्र मंत्री होता है और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इनके उपाध्यक्ष होते हैं। सिंपल, इससे बार बात जाने वाली नहीं है। गठन राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष कौन होता है, या तो कोई गृह मंत्री होगा या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री हो सकता है, और इनके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इनके उपाध्यक्ष होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ में किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन आदि संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए किए जाते हैं? किसमें? संघ में। ठीक है, संघ की बात है तो कौन सा है? अनुच्छेद 2, 3, 4 या 6? तो अगर संघ की बात है तो किसका प्रयोग करते हुए किए जाते हैं? ये किए जाते हैं अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं, और जो भी अनुच्छेद है मैंने सबको शामिल कर दिया है। देखो अनुच्छेद 2, संसद को साधारण संशोधन द्वारा संघ में किसी नए राज्य के गठन, किसमें? संघ में किसी नए राज्य के गठन, पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे 1954 में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी, 1961 में पुर्तगालियों से गोवा ये लिए गए और भारतीय संघ में इनको मिलाया गया। अनुच्छेद 3, संसद को साधारण संशोधन द्वारा किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 में क्या है? अगर किसी राज्य से काट के कोई नया राज्य बनाया जाता है, तब की बात हो रही है। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 में मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रकार से संशोधन होता है, विशेष संशोधन और राज्यों के अनुमोदन द्वारा संशोधन। और 2 और 3 में कौन सा है? केवल साधारण है। और जो 368 देखो 2 में भी साधारण, 3 में भी साधारण, और जो 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया की उल्लेख है उसमें जो संशोधन होता है वो विशेष संशोधन या राज्यों के अनुमोदन के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 4 में यह उल्लेख किया गया है कि 2 और 3 अनुच्छेद के द्वारा जो संशोधन होगा वह 368 में मान्य नहीं है। सिंपल, समझ आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर अनुच्छेद 6 भी था ऊपर ऑप्शन में, तो उसको भी शामिल कर दिया मैंने। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6 में। आने वाले 6 में हैं तो जाने वाले किस में होंगे? 7 में। बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 6 में किए गए हैं, और जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे उनकी नागरिकता से संबंधित यानी कि उनकी नागरिकता यानी कि उनके वंश के जो लोग यहाँ रहे, मतलब कि ये सब प्रावधान जो बनाए गए थे जाने वालों के, वो बनाए गए थे 7 में। आने वाले 6, जाने वाले 7। सिंपल। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। 7, 9, 10 या 11 स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं। देखो ये मैंने आपको बताई दिया। 7 में क्या? जाने वालों का उल्लेख। 9 में क्या है? किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, अनुच्छेद 9 में कहा गया है। 10 में भारत की नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ली जा सकती है। कैसे ली जा सकती है?
लास्ट वीडियोस को देखेंगे, सब आपको अच्छे से समझा चुका हूँ वहाँ पर। 11 में क्या है, 11 में कि किस आधार पर भारत की नागरिकता ली जा सकती है उसका उल्लेख है। किन किन आधारों पर है ये भाई, जन्म से कोई व्यक्ति होगा उसको मिल जाएगी वंश परंपरा द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि अर्जन से। ये है क्या क्या वीडियो देखेंगे। अगर मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सबको समझा चुका हूँ, बाहर से कुछ भी नहीं दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अंत का प्रावधान है। नागरिकता के अंत का प्रावधान, किसका अंत, 9, 10, 11 या 12? तो नागरिकता के अंत का प्रावधान 11 में ही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही आंसर है। देखते हैं और इसके बारे में क्या जानना है। देखो भाई, पढ़ाते हुए भी मैंने आपको बताया था, नागरिकता के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 11 में है, जो 3 प्रकार से हो सकती है या हो सकता है नागरिकता का अंत, ठीक है। कौन से 3 प्रकार? खुद परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, जो अभी पढ़ा अनुच्छेद 9 में, या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। यानी कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है, और उन तीनों प्रकारों का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वो 3 प्रकार ये हैं, इनको ध्यान से कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं इसे। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है? भाग 2, 3, 4 या 5? तो भारत का मैग्नी कार्टा जो कहा जाता है, ये हमारा कहा जाता है भाग 3 को। भाग 3 में क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक ये हमारे मूल अधिकार है, और इन मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। व्याख्या में पता ही था मैंने आपको। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर है। इसके साथ आगे आते हैं। देखो, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे आते हैं फिर। देखो क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों का स्थगन नहीं हो सकता है? मतलब कि किन मौलिक अधिकारों का स्थगन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं हो सकता है? तो जैसे आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आने वाले वीडियोस में ये टॉपिक आएगा। अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, और उस दौरान जो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 के या 19A है, ये तो स्वतः निलंबित हो जाता है, और अनुच्छेद 20 और 21 इनका निलंबन कभी नहीं होता, और अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। या क्या पूछा है? जो कभी स्थगित नहीं हो सकते। तो जो कभी स्थगित नहीं हो सकते वो कौन से हमारे? अनुच्छेद 20 और 21। ये अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? ये हमारे जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं। देखो, मौलिक अधिकारों का स्थगन का संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 के द्वारा जब लगाया जाता है, के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो, ठीक है। लेकिन 20 और 21 का कभी नहीं होता, बस यही जानना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया? तो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था हमारे मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? हमारे 7। लेकिन क्या काम हुआ, एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के अंतर्गत डाल दिया गया, ठीक है। 31 से हटाया और 300 के अंतर्गत डाल दिया गया। ये हमसे पूछा किससे हटाया? अनुच्छेद 31, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में और देखो, इम्पोर्टेंट कि सभी देखो, संपत्ति के अधिकार को 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। बहुत
एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। जो हमारा 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 31। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किस अधिवेशन के करो इसी कांग्रेस ने किस अधिवेशन के अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी? यानी कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें उसने मूल अधिकारों की मांग की थी? कराची अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या बेलगांव अधिवेशन? तो कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, यानी कि कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन जिसका आयोजन कराची में हुआ था, में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की थी। इसी के साथ ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने शामिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है। सब कुछ जो दिक्कतें होती हैं सब कुछ शामिल करता चल रहा हूँ मैं। आपका काम केवल पढ़ाई का है, बाकी सब मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको। 1931 के कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। सिंपल, कुछ बाहर से जाने वाला नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ई और एफ नाम के दो बच्चे थे। ई का मतलब है इक्वलिटी, इक्वलिटी में समानता, तो पहले समानता आता है। एफ का मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, तो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार 14 से 18, दूसरा 19 से 22। तो कौन सा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार? अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल, नथिंग, कुछ तो बचा ही नहीं, कुछ तो छोड़ा ही नहीं आपने इसके पास। पढ़ाई को इतना सिंपल बना दिया। देखो भी मैंने शामिल कर दिया। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और बाकी 32 है ही आपका। क्या है आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे। इसी के साथ हम आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा नीचे करते हैं क्योंकि ऊपर से थोड़ा कट रहा है, कोई दिक्कत। देखो, विधि के समक्ष समता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? किसका? विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, 15, 17, 18। तो विधि के समक्ष जो समता का उल्लेख है अनुच्छेद 14 में आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। और क्या जानना है इसके बारे में? देखो ये है क्या, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो, लेकिन फिर भी विधि के समक्ष समता का मतलब होता है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। इसे कहते हैं विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समानता, सभी के लिए एक ही कानून होगा और सभी के लिए एक ही रूप से लागू होगा। ठीक है, फिर नोट करके लिखा है मैंने। परंतु अनुच्छेद 361 इसका अपवाद है। अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति और या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई दंडित कार्य करती तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तब तक पद से न हटा दिया जाए। कहने का मतलब ये है सभी के लिए समानता है, लेकिन जो ये उच्च पद अधिकारी हैं कौन कौन से हो गए? राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका अपवाद है केवल इसमें 361 में। ठीक है, इसके बाद फिर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, लिंग, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 17 बहुत इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। कैसी उपाधि है लास्ट वीडियो में जाएंगी। आगे आते हैं फिर। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था? 5, 6, 7 या 8? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी।
लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। आइए देखते हैं, देखो किधर जा रहे हैं भैया आप। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फिर देखेंगे, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। कितने? 7। अब 6 बची हैं, क्योंकि 19F को संपत्ति के अधिकार के तहत 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। देखो 19A B C D 19E 19F थी, ठीक है। लेकिन क्या काम हुआ? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार के साथ 19F को भी हटाकर 300 के अंतर्गत डाल दिया गया और वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर व्यूज का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 19A 19D 19E या 19F? तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 19A के अंतर्गत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही आंसर है। देखते हैं, देखो इसमें क्या है। 19A में अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया या विधायिका? तो ये आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने बताया था जब आपको व्याख्या पढ़ा रहा था। मीडिया को भारतीय लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। जब ये चतुर्थ स्तंभ है तो बाकी 3 स्तंभ भी जान लेने जरूरी है। कोई नहीं, जानो आप, टेंशन लेने की बात है ही नहीं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और जो ये मीडिया इसको लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अब आप सोचोगे न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायपालिका क्या है, विधायिका क्या है? तो अभी आपका पॉलिटी चल रहा है। जिस दिन मैं पॉलिटी एंड करूँगा और कुछ चीज़ भी आपकी बच जाएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देंगे। नहीं, बाकी नंबर 8006088808 ये अपना नंबर है। ये सब आने वाली वीडियोस में आपको मिलने वाला है कि क्या होते हैं, ठीक है। नहीं, इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। आपातकाल के दौरान निम्न में से किस अनुच्छेद का निलंबन नहीं किया जा सकता? तो वो तो मैंने आपसे बता ही दिया था कि आपातकाल के दौरान 19 कह तो कहने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। 20 और 21 कभी नहीं जाएंगे ये। और बाकी के जो मूल अधिकार हैं इनका स्थगन राष्ट्रपति कर भी सकता, नहीं भी, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो यह क्या पूछा, किसका नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21 है। तो ऑप्शन में कौन सा? 20 है ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं, देखो मैंने पहले भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होता। 19 का स्वतः हो जाता है। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है। इस तरीके से आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, अभी भी याद करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बहुत तरीके अपने पास, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के बताएंगे। इतने तरीके हैं, याद तो करवा ही देंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं क्या बोल रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे बस। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान वर्तमान में है, हमें बताना किस अनुच्छेद में है ये। 20 के 21 या 21 के? तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 20 के में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। आइए इसके बारे में और क्या जानना है। देखो भाई, सारा कुछ लिख दिया है, एक ही खत में सब कुछ कह डाला आपने। तो देखो भाई, इसे 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसे? 21 में जो कै जोड़ा गया ना, जो अनुच्छेद 21 था, इसमें जो कै जोड़ा गया
ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 2002 में। ये बात खत्म हो गई, ठीक है। अब देखो जो बाकी के हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि कोई अपराध किया गया है या नहीं किया गया, इस संबंध में आपको संरक्षण प्राप्त करना है तो अनुच्छेद 20 का सहारा लेंगे आप। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 भाग है इसके, कै ख गए, यानी अनुच्छेद 20 के 3 भाग हैं, कै ख गए। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखते हैं। अरे भाई, इसमें तो सभी कुछ क्या डाला। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। बहुत अच्छा है। ये तो सर को थैंक यू बोलना पड़ेगा अब तो मुझे। देखो भाई, 20 कै में क्या कहा गया है? 20 कै में किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। ख में कहा गया अपराध के लिए जो कानून होगा उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। ग में कहा गया किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 20 की बात होगी। 21 देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वह जैसे चाहे जीवन यापन कर सकता है। चाहे, अब मैं क्या बताऊं, मतलब कि कोई ये नहीं बोलेगा आप अपने जीवन यापन के लिए भीख क्यों मांग रहे हो। सो सैड। समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो किस में उल्लेख, इसका अनुच्छेद 21 में। फिर नोट करके मैंने लिखा है निजता के अधिकार का उल्लेख भी इसी अनुच्छेद में, किसी में, इसी में, ठीक है। निजता होता है प्राइवेसी। निजता का मतलब है प्राइवेसी। आते हैं इसके बाद 29। जल्दी से, वीडियो बड़ी नहीं करनी है। चीज़ें में अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं तो आप पहले वीडियोस को देख लेंगे, उसमें मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूं। इसलिए मैं इसको वीडियो को थोड़ा तेज़ी से ख़त्म करना चाहता हूं, ठीक है। देखो, देखते हैं भाई, ये इसको नीचे करेंगे थोड़ा। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन मीन्स किसी भी कारखाने में 14 वर्ष के बच्चों के आयु को रखना दंडनीय अपराध है। तो इनके नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 22, 23, 24 या 25। तो ये अनुच्छेद 24 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, देख लिया है, आगे बढ़ेंगे फिर हम। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन है 30। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसकी? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 26, 27, 28 या फिर आपका 29। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 26 में। यानी धर्म से संबंधित कोई भी कार्य आप स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, यह वर्णित है। इसका वर्णन हमारे संविधान में हुआ है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। देखो फिर 27, 28 और 29 क्या है? आइए थोड़ा रीडिंग कर देते हैं, समझा तो मैं चुका हूँ। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म में व्यय करने के लिए निश्चित कर दी गई हो। मतलब कि ऐसी आय हो, आप जैसे मान के चलो मंदिरों में आ रही है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 अरब, 6 अरब, तमाम पैसा मंदिरों में ही है, तो उसके लिए राज्य मंदिर को बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर आगे अनुच्छेद 28 में क्या है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक कार्य नहीं दी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि कोई ऐसा स्कूल हो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह स्कूल सभी धर्मों के लिए है। यह अनुच्छेद 28 में है। 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्प मीन्स कम, संख्यक मीन्स संख्या में, मतलब कि ऐसे धर्म, ऐसी बिरादरी जो संख्या में कम है तो उनके हितों का संरक्षण किया गया। किसमें? 29 में। 31 से देखते हैं फिर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह की रिट याचिका की शक्ति प्रदान की गई है?
तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट याचिका की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें 5 प्रकार की रिट की शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है, ये हैं क्या क्या? अगर इनको जानना हो तो लास्ट वीडियो में आप जाएंगे, खुद जान जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 5 हो गया है। इसी के साथ ये हमारा क्या हो गया भाई? अब है कुछ नहीं है अभी? अरे भाई है अभी तो, एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। और फिर है तो यह किसने कहा कि राज्य के ये तो अभी वैसे आएगा, लेकिन क्वेश्चन में फिर भी आपको समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि मूल अधिकार हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 कंप्लीट कर दिया है संविधान का, अब भाग 4 आराम करेंगे। उस भाग 4 के अंतर्गत हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मूल कर्तव्य नहीं, पहले उसमें नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, फिर मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 36 से लेकर 51 तक तो हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, और 51 कै में हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन है, लेकिन जब आ गया है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा आगे देखने को जब मैं व्याख्या पढ़ाऊँगा। यह किसने कहा था कि किसने कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा? तो ये BR अम्बेडकर, KT शाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को KT शाह ने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जाके मांग करो कि मुझे मेरा राज्य ने प्रदान नहीं कर रहा, ये राज्य की इच्छा द्वारा प्रदान किए जाएंगे आपको। ठीक है, तो मतलब कि ये एक इस प्रकार का चेक है, अगर बैंक चाहेगी तो अदा कर देगी और नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर। देखो भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब कि इनके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो। जैसे मूल अधिकारों से आप वंचित हो किसी मूल अधिकार से, तो आपका ये अधिकार है, आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हो, क्योंकि वो आपका अधिकार है। और ये नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, और न ही इनके लिए न्यायालय जा सकते, मतलब कि ना तो इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है और ना ही इनके लिए न्यायालय जाया जा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए KT शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक हैं जो बैंक की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। बैंक चाहे तो कैश करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। ठीक है, तो इसी के साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको व्याख्या सहित करवा दी हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, सबके PDF आपको क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पर मिलते रहेंगे। जो भी करंट अफेयर्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, करंट अफेयर्स की क्रमबद्ध तरीके से ऐसे पढ़ाता रहूँगा और उनके PDF टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था मैथ्स के अंतर्गत कंप्यूटर से भी तेज़ आपका आज मैंने दिमाग करना चाहा था, और इसी तरीके से होता रहेगा। बस आशा करूँगा कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें और आगामी परीक्षाओं में, और स्पेशली जो UP टेट वाले बच्चे हैं 120+, ठीक है, चैनल को LSS करवाने की आपकी गारंटी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।